Hello everyone, welcome to lecture 5th of water resource engineering second. लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम। वो आपने एक एक करके सारे डिस्कस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे फोर्सेस जो डैम पे लगते हैं सब समझ में आ चुके होंगे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोड्स ऑफ फेलियर एंड क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम। तो gravity dam may fail in the following cases. The first one is the by overturning or rotation about the toe, by crushing, by development of tension causing ultimate failure by crushing, and by shear failure causing sliding. Okay, जो क्रशिंग वाला फेलियर है वो होता है by सेल्फ वेट ऑफ डैम। तो डैम के सेल्फ वेट से भी जो एक क्रशिंग फेलियर होगा उसका डैम के सेल्फ वेट से जो फेलियर होगा दैट इज कॉल्ड द क्रशिंग फेलियर। ओके, अब हम इन सब चारों फेलियर को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन और इसको समझ जाते हैं। तो फर्स्ट है ओवरटर्निंग। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डैम एट एनी ऑफ इट्स सेक्शन passes outside the toe, the dam shall rotate and overturn about the toe. ओके, इसको मैं आपको पीपीटी के थ्रू समझाता हूं कैसे जो रोटेशन जो फील होता है वो कैसे फील होता है। यहां पे देख लिया आप, यहाँ ओवरटर्निंग चेक यहां पे दे रखा है ना। देखो, जब रिजर्वायर पूरा फुल है इस साइड में या रिजर्वायर पूरा फुल है इस साइड में, तो उस केसेस में यहां से फोर्सेस लगेंगे डैम के ऊपर। तो उस केस में जो डैम फेल होगा वो ओवरटर्निंग केस होगा, उसका टो के रिस्पेक्ट में फेल होगा वो। ओके, आपने समझ लिया है कैसे वो फेल होगा टो के रिस्पेक्ट में। ओके, और ओके, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली ये कंडीशन नहीं आती है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आएगी तो डैम उससे पहले कंप्रेशन में फेल हो जाएगा या टेंशन में फेल हो जाएगा। ठीक है, टेंशन केस में या कंप्रेशन वाले केस में डैम ऑलरेडी फेल हो चुका होगा ये कंडीशन आने से पहले। ऐसा नहीं होगा कि डैम जैसे ही इसके टो के अबाउट रोटेट होगा तो रोटेट होने से पहले यहाँ पे इतना कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा कि डैम पूरा कोलैप्स हो जाएगा डाउनवर्ड को। तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी बिल्कुल भी कि यहां से उठ के डैम इस तरह से पूरा फेल हो गया है। ओके, तो इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू जो होती है वो होती है 2 to 3, यहाँ पे देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेशन और क्रशिंग। A dam may fail by the failure of its material. Either the compressive stress produced may exceed the allowable stress and the dam material may get crushed. The vertical direct stress distribution at the base is given by the equation P equal to direct stress plus bending stress. Okay, ये इसकी वैल्यू है समीशन ऑफ B अपॉन कैपिटल B प्लस माइनस कैपिटल M अपॉन कैपिटल I इंटू वाई इक्वल टू होगा ये सब इसका जो रिजल्टेंट आएगा कंप्लीट रिजल्टेंट वो ये होगा कि समीशन V अपॉन B 1 प्लस माइनस 6E अपॉन कैपिटल B। ओके, मैक्सिमम के केस में आप प्लस यूज करोगे और मिनिमम के केस में आप माइनस यूज करोगे। E होगा इसेंट्रिसिटी ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स और समीशन ऑफ V होगा टोटल वर्टिकल फोर्स। ओके, तो दो केसेस में ये बनता है। पहला केस है जब रिजर्वायर पूरा फुल है, तो उस केस में क्या होगा समीशन ऑफ H, क्योंकि जो फोर्स यहां से लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा वाटर का डैम के ऊपर, तो इन सब का समीशन होगा समीशन ऑफ H। और जो समीशन ऑफ V है वो है वर्टिकल वेट ऑफ डैम, वेट ऑफ सेल्फ वेट ऑफ डैम, तो वो होगा डाउनवर्ड को। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं नियर द टो होगा रिजल्टेंट, जिसको कि हमने R से डिनोट किया हुआ है B/2 half length of dam, half width of dam and B/2 another half width of dam.
तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो होगा टो के पास में और मिनिमम होगा कहीं कहीं हिल के पास में। ओके, तो इसके इस पॉइंट से अगर हम बात करें ये, तो P मिनिमम होगा इस साइड में हिल के केस में, और मैक्सिमम होगा टो साइड में। ये केस कब बनेगा? जब डैम पूरा फुल है, जब रिजर्वायर यहाँ पूरा फुल है। सेकंड केस बनता है जब रिजर्वायर पूरा खाली है, यहाँ एम्प्टी केस है। तो एम्प्टी केस में जो उसका सेल्फ वेट है डैम का, ये पीछे का होता है। ओके, इसका जो रिजल्टेंट है वो पीछे रहेगा। तो उस केस में जो रिजल्टेंट इसका आएगा वो नियर द हील आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो जो फोर्स जो लगेगा डैम का इसके ऊपर इस टाइप में, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट अपवर्ड को लगता है और सेल्फ वेट तो डाउनवर्ड को ही होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा इस साइड में, वर्टिकल स्ट्रेस, और मिनिमम होगा टो के केस में, टो साइड में मिनिमम होगा। टेंशन वाले केस में क्या होगा कि मटेरियल जो होगा वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैसनरी एंड कंक्रीट ग्रेविटी डैम आर यूजुअली डिजाइन इन सच ए वे दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड एनीवेयर बिकॉज दिस मटेरियल कैन नॉट विथस्टैंड टेंशन स्ट्रेस। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी टेंशन क्रैक्स जो बनेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए ड्रेनेज गैलरी का यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि जो पहले टेंशन क्रैक जो बनेगा वो ये होगा, ये डिजाइन है ड्रेनेज गैलरी के बनने से, ये वाला। ओके, तो इसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया है, तो टेंशन पहले यहां से स्टार्ट होता था। ओके, यहाँ इन्होंने ड्रेनेज गैलरी यहाँ बना ली है, तो अब टेंशन फोर्स यहां से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ड्रेनेज गैलरी बना के ये नया वाला है। अब देखिए यहाँ पे ABC ओल्ड अपलिफ्ट डायग्राम, इसको मैं एक बार दोबारा दिखा लेता हूँ। ABC जो बता रहा है ये कह रहा है ओल्ड अपलिफ्ट डायग्राम है, क्योंकि अपलिफ्ट फोर्स आपने पढ़ लिया है। अपलिफ्ट फोर्स के केस में क्या होता है कि जो डैम है, सपोज दैट इट डैम है, तो डैम में अपलिफ्ट वाटर प्रेशर लगेगा इस साइड में। तो उस अपलिफ्ट वाटर प्रेशर की वजह से डैम में टेंशन क्रैक्स हैं वो जनरेट होते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड की हुई डैम में, यहाँ पे इस साइड में। तो उससे जो वाटर आएगा उस वाटर को एक सफिशिएंट पाथ मिल जाएगा उसके एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ से ड्रेनेज गैलरी से वाटर का जो फोर्स है वो बाहर आ जाएगा। तो इससे जो डैम का जो फाउंडेशन है उस पर कोई भी टेंशन फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ओके, A डैश B डैश C डैश न्यू अपलिफ्ट डायग्राम आफ्टर द क्रैक A डैश हैज डेवलप्ड। तो उस केस में क्या होगा, सपोज दैट पहले यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था और इसने इतना यहाँ पे क्रैक डेवलप कर दिया। तो अब ये वाला फोर्स यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है। ओके, सेकंड क्या होगा, अगेन ही यहाँ पे एक क्रैक और डेवलप कर देगा अगर हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड ना करें। तो उस केस की बात बता रहा हूं मैं ये। तो यहाँ पे भी उतना ही ये क्रैक, उतना ही फोर्स लगेगा। तो उस केस में अगर ये क्रैक पूरा यहाँ तक चला गया टो तक, तो इक्वल वाटर प्रेशर लगेगा पूरे डैम की फाउंडेशन में, जो कि बहुत डेंजर हो सकता है डैम की स्टेबिलिटी के लिए। इसको आप दोबारा देखिएगा, यहाँ पे यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये इसका फाउंडेशन है। ओके, एक्चुअल में होता क्या है कि अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम होगा हील पे और मिनिमम होगा टो पे, क्योंकि जितना आप डाउन स्ट्रीम में जाओगे उतना आपको वाटर प्रेशर रिड्यूस होता रहेगा ये। बट अगर यहाँ पे कोई क्रैक आ गया, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया इतना क्रैक, तो इजीली ये वाला प्रेशर यहाँ पे भी इतना ही हो गया। ये वाला क्रैक जितना आगे बढ़ेगा उतना ही अपलिफ्ट प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए गैलरी का यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है E = B/6। In order to ensure that no tension is developed anywhere, we must ensure that is at the most equal to 0। कहने का ये मतलब है कि जो वैल्यू आएगा इसेंट्रिसिटी का, ओके, that can permitted on either side of the center is equal to B/6, which leads to the famous statement the result
कंटेंट मस्ट लाई विद इन द मिडिल थर्ड, तो उस केस में ये क्रैक्स वाला जो डेवलप है, टेंशन वाला डेवलप है, ये डेवलपमेंट नहीं होगा फिर उस केस में। स्लाइडिंग वाला केस है, स्लाइडिंग और शियर फेलियर, इसका मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू दिखा लेता हूं कैसे यहाँ पे उन्होंने, ये स्लाइडिंग फेलियर देखो ऐसा होता है। ओके, स्लाइडिंग फेलियर है। स्लाइडिंग फेलियर कब होगा? जब समेशन ऑफ h इज लेस देन म्यू अपॉन समेशन ऑफ v होगा, तो उस केस में जो भी डेवलपमेंट होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस समेशन ऑफ h की वैल्यू किससे कम है? समेशन ऑफ v इंटू म्यू से। तो उस केसेस में ये जो डैम है वो स्लाइड होगा। तो इसके लिए म्यू इंटू समेशन ऑफ v अपॉन समेशन ऑफ h की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइड है वो होगा म्यू इंटू समेशन ऑफ v अपॉन समेशन ऑफ h। ओके, और इसके लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ h की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम जो करते हैं वो स्टेप वाइज स्टेप रॉक फाउंडेशन लगाते हैं इस तरह से, तो जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन हमारे पास ज्यादा डेवलप होगा फिर उस केस में। ओके, तो समेशन ऑफ h की वैल्यू इस केस के फाउंडेशन डिजाइन करने से बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू।